हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं 10 दिसंबर पर डेली करंट अफेयर के इस एपिसोड पर, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और यहां पर हम लोग उसी प्रकार डिस्कशन करेंगे जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करते आ रहे हैं, जहां पर हम लोग क्वेश्चंस के साथ साथ उनका डिस्क्रिप्शन भी लेते हुए डिस्कस करते हैं। तो चलिए, मैं अभिषेक दीक्षित और हम बात करने जा रहे हैं टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर, जिसमें से पहला क्वेश्चन आज आपके सामने ये रहा। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन को बहुत ही केयर के साथ पढ़िएगा और यहाँ पर हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे नए लॉन्च किए गए WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? एंड द ऑप्शन इज गिवन हियर, द अनिल सोनी, द फर्स्ट ऑप्शन, फ्रांसिस्को डिसूजा, शांतनु नारायण, इंदिरा नूई। द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन वेरी क्लियरली। पूछ रहा है WHO फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे चुना गया है? एंड द राइट आंसर इज दैट अनिल सोनी। अनिल सोनी को ये आपका चुना गया है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय मूल के वैश्विक स्वास्थ्य विशेषज्ञ अनिल सोनी को नए लॉन्च के रूप में द WHO फाउंडेशन के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। फाउंडेशन का मुख्यालय, वी नो दैट वेरी वेल, कहाँ पे है? जिनेवा पे है WHO का। यह एक स्वतंत्र अनुदान देने वाली एजेंसी है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों को तत्काल वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए पूरक बनाने के लिए इस साल मई में लॉन्च किया गया। कोरोना की वजह से भी इसका प्रभाव काफ़ी हद तक दिख रहा है। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के रूप में WHO की तटस्थता और स्वतंत्रता को सुरक्षित करते हुए फाउंडेशन एक अलग कानूनी इकाई के रूप में नए प्रकार से सार्वजनिक निजी जुड़ाव के लिए एक मंच के रूप में कार्य कर रहा है। तो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। तो आपको यह याद रखना है कि WHO का हेड क्वार्टर तो आपको पता है सर। WHO के साथ साथ इस समय उसका हेड कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? एंड द ऑप्शन इज गिवन, विश्व आर्थिक मंच, ग्रीन पीस, विश्व बैंक या इनमें से कोई नहीं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको कई तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि भारत का जो परफॉर्मेंस है, इंडिया का जो परफॉर्मेंस है वर्ल्ड लेवल पर, वो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में काफ़ी अच्छा रहता है हर वर्ष की तरह। तो यह इस बार से भी बहुत अच्छा रहा है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि किसके द्वारा जारी किया जाता है। यू नो वेरी वेल। अगर आपको पता है तो आप अपने मन में या डायरी में कहीं ना कहीं आप लिखें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा कि हाँ, आपको पता है, सिर्फ आपको सुनना ही नहीं है। चलिए, द राइट आंसर इज दैट इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जलवायु परिवर्तन सूचकांक ना तो विश्व आर्थिक मंच, ना तो ग्रीन विश्व, ना तो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, बल्कि ये जो जारी किया जाता है ये क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ मिलकर के, आपके क्लाइमेट एक्शन कैन नेटवर्क के साथ मिलकर जनमर वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जो जर्मनी से है, यानी कि 3 संस्थाओं के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जर्मनी, इसके द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। सो द राइट आंसर विल बी डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, आज का इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन थोड़ा देख लेते हैं, भारत की पोजीशन क्या रही इसमें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपका। जर्मनी में जारी नवीनतम वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत लगातार दूसरे वर्ष तक 10वें स्थान, शीर्ष 10 में बना हुआ है। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे बड़ा मौजूदा उत्सर्जक चीन 33वीं रैंक, यानी कि 33 रैंक उसको प्राप्त हुई है, जबकि सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रदूषक संयुक्त राज्य अमेरिका सूची में सबसे नीचे है। हालांकि भारत ने इस साल 2019 में 9वें से एक स्थान नीचे खिसका दिया है, लेकिन देश की जलवायु संरक्षण की दिशा में यह यात्रा 2014 में 31वें से अपनी रैंकिंग में सुधार को काफ़ी संगत दिख रही है। तो कहीं ना कहीं भारत जलवायु परिवर्तन के प्रति काफ़ी आपका अवेयर रहता है, जलवायु क्लाइमेट के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति। एंड हमको ये भी पता होना चाहिए सर कि हमें कितने डिग्री टेम्परेचर से नीचे रखने की पेरिस समझौते के अंदर बदलता है कि 2 डिग्री टेम्परेचर कम से कम हमें से ऊपर नहीं बढ़ना है, इतना ही मेंटेन करके चलना है, और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित कर देना है आने वाले टाइम पीरियड में। सीधा इसकी बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन काफ़ी अच्छे थे दोनों, और दोनों ही आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपके लिए जो लगता है कि पॉइंट आपको नहीं पता, उसे आप नोट डाउन जरूर करें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कहता है, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाले पहले भारतीय महिला हैं जब उन्होंने मदरवेल फॉर रेंजर्स FC के खिलाफ गोल किया? एंड द ऑप्शन हैज़ बीन गिवन, आशा लता देवी, गंगोम बाला देवी, मैमोल राकी, अदिति चौहान।
एंड द राइट आंसर इज आपका है गंगोल बालादेवी। बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। पहली भारतीय महिला है जिन्होंने मदरवेल फॉर रेंजर्स FC के खिलाफ गोल किया है। एंड द राइट आंसर इज दैट गंगोंग बाला देवी। जरा इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। क्या बोलता है डिस्क्रिप्शन में? बाला देवी ने पेशेवर यूरोपीय फुटबॉल लीग में स्कोर करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। उन्होंने मदरवेल फॉर रेंजर्स FC के खिलाफ गोल किया है। देखिए, गंगोंग बाला देवी एक भारतीय महिला फुटबॉलर है जो स्कॉटिश महिला प्रीमियर लीग क्लब रेंजर्स और भारत की महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए फॉरवर्ड रूप में खेलती हैं। उनका जन्म मणिपुर में 1990 में हुआ था। वह जनवरी 2020 में स्कॉटिश क्लब में शामिल हुई हैं। विदेश में एक पेशेवर फुटबॉल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। यानी कि अब वो पेशेवर के रूप में खेल रही हैं, ना कि देश की तरफ से, बट दिस इज कॉन्ट्रैक्ट। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आपका। चीन के परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण ने दिसंबर 2020 में पहली बार निम्नलिखित में से किस रिएक्टर के साथ अपने कृत्रिम सूर्य, दिस इज आल्सो मोस्ट, को सफलतापूर्वक सक्रिय किया है? What the name of this one? HL2M Tokamak CPR-1000. Actually, CPR-1000 is also important, but we will not discussing here. EPR and HTRPM. दिस इज द टफेस्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी टफ क्वेश्चंस में आ जाता है। टफ बहुत नहीं कहेंगे, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कृत्रिम सूर्य की जब बात कर रहे हैं। द राइट आंसर इज दैट HL2M टोकामैक। HL2M टोकामैक। हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि अजीब सा है, बट इट्स नॉट सो टफ। चीन ने एक परमाणु संलयन रिएक्टर अपने कृत्रिम सूर्य को सफलतापूर्वक सक्रिय कर दिया है, जो आने वाले वर्षों के लिए इसकी ऊर्जा महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकता है। चीन के परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण ने 4 दिसंबर 2020 को पहली बार अपने HL2M टोकामैक रिएक्टर को चालू किया। रिएक्टर शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र को गर्म प्लाज्मा के एक लूप में लागू करके विद्युत उत्पन्न करता है, जो 150 मिलियन सेल्सियस से अधिक के तापमान तक पहुंच सकता है। एंड वी नो वेरी वेल द कैपिटल ऑफ द चीन इज बीजिंग। चीनी युआन वहाँ की मुद्रा है। जी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। सो दीज आर द स्मॉल फैक्ट रिलेटेड फ्रॉम द चाइना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट अगर आपने क्वेश्चन करंट नहीं देखा होगा तो हो सकता है आपके लिए टफ हो। क्वेश्चन क्या कहता है? शेख सब अल खालिद अल सबा, दिस इज द नेम, एक्चुअली दिस इज द ओनली नेम। कैसा नाम है, कितना बड़ा नाम है। किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किए गए हैं? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन ओमान, कुवैत, कतर, सऊदी अरब। दिस इज सऊदी अरब, बट दिस इज रिटन लाइक दिस सऊदी अरब। दिस इज अ मिसप्रिंट, जस्ट लाइक मिसप्रिंट, इग्नोर इट, ओके। कोई इसमें बड़ा हुआ नहीं है। एंड द राइट आंसर इज दिस वन इज कुवैत। कुवैत इज द राइट आंसर। तो इसका सही जवाब हो गया कुवैत। सेकंड इज द राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं भाई साहब। क्या कह रहा है? कुवैत आपका, कुवैत के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल सबाब ने खाड़ी अरब राज्य में संसदीय चुनावों के बाद शेख सबा अल खालिद अल सबाब को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। शेख नवाब ने शेख सबा को अनुमोदन के लिए एक नए मंत्रिमंडल सदस्यों को नामित करने के लिए कहा है। शेख सबा 2011 के बाद से विदेश मंत्री थे, जो 2019 के अंत में प्रमुख पद पर आसीन थे। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी है। वी नो दैट मुद्रा कुवैती दिनार है। प्रधानमंत्री सबा अल खालिद अल सबाब है। एंड राष्ट्रीय खेल आपका क्या है? फुटबॉल है। तो कहीं ना कहीं ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न था, आपको पता होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट स्मैश 2000 फायर कंट्रोल सिस्टम का वितरण 2021 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। स्मैश 2000 फायर कंट्रोल सिस्टम हथियार प्रणाली किस देश के द्वारा वितरित की जाएगी? कह रहा है किस देश के द्वारा? क्या अमेरिका है, क्या जापान है, क्या इजराइल है, क्या यूके? देखिए टॉप 3 तो ऐसी कंट्री है जो हमेशा टेक्नोलॉजी के नाम पे ही जानी जाती हैं। यूके इज आल्सो, ठीक है, फेमस फॉर दैट। तो इसका जो सही जवाब है वो है इजराइल, यानी कि थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड इज अ राइट आंसर। आपका 3 इज द राइट आंसर। चलिए आगे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारतीय नौसेना ने इजरायली हथियार प्रणालियों के एक बैच की खरीद के लिए एक अनुबंध को अंतिम रूप दिया है, जो उच्च गति वाले दुश्मन ड्रोन को गिराने में सक्षम है। मैस 2000 फायर कंट्रोल सिस्टम की डिलीवरी, यहाँ पे स्मैश होना चाहिए, एस होना चाहिए, की डिलीवरी 2021 की शुरुआत में शुरू होने की उम्मीद है। इजरायली फर्म स्मार्ट शूटर द्वारा निर्मित फायर कंट्रोल सिस्टम उच्च गति वाले ड्रोन को ट्रैक और गिरा सकता है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम आपका काफ़ी विवाद में रहती है, यह भी याद रखिएगा। इजरायली शेकेल वहाँ की मुद्रा है आपकी।
और राष्ट्रपति आपके रिवियन है, और प्रधानमंत्री काफ़ी फेमस रहते हैं, बेंजामिन नेतन्याहू। एंड द एसोसिएशन फुटबॉल आपका वहाँ का क्या है, राष्ट्रीय खेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन। दिसंबर 2020 में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई दुनिया की टॉप 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? क्या भारत की निर्मला सीतारमण है, कमला हैरिस हैं, किरण मजूमदार शाह हैं, या एंजेला मार्केल हैं? एंड द राइट आंसर इज दैट पिछले 10 वर्षों से लगातार टॉप 1 पोजीशन पर बैठी हुई एंजेला मार्केल इस बार भी आपकी 100 सूची में सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में निकल कर आई हैं। जरा समझते हैं भारत में निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार, ये आपको थोड़ा सा याद रखना, बायो की संस्थापक कौन है, क्लियर। एंड HCL एंटरप्राइजेस की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा का नाम फोर्ब्स द्वारा दुनिया की टॉप 100 शक्तिशाली महिलाओं में रखा गया है। इस सूची में जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल लगातार 10वें वर्ष तक टॉप है, सीतारमण को 41वां स्थान प्राप्त हुआ है। सो इस प्रकार आपको माइंड में रखना है, मोस्ट पावरफुल लेडी हैं वर्ल्ड की, इनसे डर कर रहना चाहिए लोगों को। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस राज्य में लगभग 216.67 लाख 216.67 लाख किसानों को 4,333.4 करोड़ मिलेंगे? दिस इज द कंडीशन हैज बीन गिवन। द ऑप्शन हैज बीन उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, एंड दिस इज हरियाणा, पंजाब, क्लियर। एंड द राइट आंसर इज दैट ए, उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग 216.67 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4,333.4 रुपये करोड़ मिलेंगे। दिसंबर 2019 में लागू होने के बाद से इस योजना के तहत 2.35 लाख करोड़ से अधिक किसानों को 22,594 करोड़ रुपए लगभग दिए जा चुके हैं। योजना के तहत 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपये की आय से सहायता प्रदान की जा रही है, ठीक है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग है जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। इस प्रकार के कुछ आपके रिलेटेड फैक्ट्स हैं, बट आपको माइंड में रखना है कि योजना के आपका कहाँ के लिए उत्तर प्रदेश की लागू की गई। मुख्यमंत्री जो है योगीनाथ हैं, आपके योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल आनंदीबेन है, ये MP की भी राज्यपाल हैं आपकी। कंबाइंड जिलों की संख्या 75 है। लोकसभा 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। तो इस प्रकार आपका यहाँ पर बात की जा रही है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से आ रहा है आपका, जियोग्राफिकल चेंजमेंट है जो भी आपका हुआ, माउंट एवरेस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कह रहा है, नेपाल और चीन के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को समुद्र तल से 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर प्रमाणित किया है, जो कि 1954 के बाद से मान्यता प्राप्त तुलना की ऊंचाई में 6 सेंटीमीटर से अधिक है। आपको बताना है क्या ये सही है या गलत है। तो पहला तो एक ये पॉइंट हो गया, हो सकता है सही भी हो सकता है गलत भी हो। दूसरा क्या कह रहा है, माउंट एवरेस्ट भारत और चीन के बीच की सीमा पर है। ऊपर दिए गए कथनों पर विशेष विचार करिए। तो भैया जो भारत माउंट एवरेस्ट से चीन की सीमा के बीच में बिल्कुल सही बात है आपका। तो और पहला पॉइंट जो है 8,848 आपकी सेंटीमीटर आपकी थी, लेकिन अभी हाल ही में 86 सेंटीमीटर आपकी हाइट ज़्यादा कर दी बताई गई है। तो भैया दोनों सही जवाब है, इसके लिए सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड। अगला क्वेश्चन और आखिरी प्रश्न आता है, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन समझ लेते हैं। नेपाल के और चीन के विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को समुद्र तल के 8,848.86 मीटर की ऊंचाई पर प्रमाणित किया है। नई ऊंचाई लगभग 29,031 फीट है। नेपाल की पिछले ऊंचाई से दावे के लगभग 3 फीट अधिक है। 8,848 मीटर की पूर्व माप कैसे और कब किया गया था, यह 1954 में भारत के सर्वेक्षण द्वारा निर्धारित किया गया था। चलिए इस प्रकार कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो भैया इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आखिरी प्रश्न आपका क्या कह रहा है, हाल ही में खबरों में देखा गया ऑपरेशन ब्लैक फिश का संबंध किससे है? एंड द ऑप्शन हैज बीन गिवन, बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ अभियान से है, मंगूस बालों की तस्करी पर लगाम से है, मौद्रिक नीति ऑपरेशन से है, इनमें से कोई नहीं। अब आपके पास ऑप्शन भी पढ़े और आप काफ़ी कुछ अच्छा क्वेश्चन है, आपको माइंड में होना चाहिए। एंड द ऑप्शन आंसर इज ऑफ दैट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक फेस इज रिलेटेड फ्रॉम बाल यौन शोषण सामग्री के खिलाफ अभियान से रिलेटेड है, क्लियर। चलिए तो ये हमारा कुछ क्वेश्चन था, इसका डिस्क्रिप्शन भी देख लेते हैं। महाराष्ट्र पुलिस की साइबर विंग ने हाल ही में इंटरपोल के एक सॉफ्टवेयर हासिल किया है और उन्हें ऑनलाइन अपलोड किए गए चाइल्ड पोर्नोग्राफी को ट्रैक करने में मदद करेगा। बाल पोर्नोग्राफी का मुकाबला करने के लिए महाराष्ट्र साइबर द्वारा गठित ट्रैश टीम इस वर्ष की शुरुआत में महाराष्ट्र साइबर में 18 अधिकारियों को इंटरपोल के अधिकारियों द्वारा सॉफ्टवेयर के उपयोग में प्रशिक्षित किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम लोग आज रिवीजन करते हैं टॉप 10 क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर, और फिर यहाँ से फिनिश करेंगे। बहुत ही तेजी के साथ हम लोग रिवीजन करेंगे 1 मिनट के अंदर। हमारा पहला क्वेश्चन था, मुख्य कार्यकारी अधिकारी WHO फाउंडेशन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड द राइट आंसर वॉज अनिल सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था, जलवायु परिवर्तन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? डी वॉज द राइट आंसर, क्योंकि ये जारी किया जाता है क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क और जर्मन वॉच एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर के।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फुटबॉल के रूप में स्कोर करने वाली भारतीय महिला बनी है? पहली, गंगूम बाला देवी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चीन के परमाणु ऊर्जा प्राधिकरण के लिए पहली बार कृत्रिम सूर्य के रूप में सफलतापूर्वक आपका एक्सपेरिमेंट किया है, एंड द नेम इज HL2M टोकामैक। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हमारा, शेख सब अल खालिद अल सबा किस देश के प्रधानमंत्री फिर से नियुक्त किए गए हैं? द राइट आंसर इज कुवैत। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज, स्मैश 2000 फायर कंट्रोल सिस्टम के वितरण की शुरुआत की गई है सर किस देश के द्वारा की उम्मीद है? दैट राइट आंसर इज दैट इजराइल। दिसंबर 2020 में फोर्ब्स की पत्रिका में टॉप 100 में सबसे पहले स्थान पर प्राप्त करने वाली एंजेला मार्केल हैं। अगला प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस राज्य में लगभग 216 लाख किसानों को करोड़ आपका 4333 आपका करोड़ मिलेंगे? एंड द राइट आंसर उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सही जवाब है। माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ चुकी है 8848.86 यानी कि 86 मीटर, और आपका चीन और नेपाल के द्वारा ये तय किया गया है। सो द राइट आंसर इज C1 and 2। और आखिरी प्रश्न आपका था, हाल ही में खबरों में देखा गया ऑपरेशन ब्लैकफिश किससे संबंधित है? एंड द राइट आंसर इज दैट बाल यौन शोषण सामग्री खिलाफ अभियान से। एंड इस प्रकार हम लोगों ने आज के टॉप 10 क्वेश्चंस को विद डिस्क्रिप्शन समझा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, बट एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँचे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।